हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीडी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट के साथ ही नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। ये सेम कॉम्बो ऑफर आपको बिहार शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिलेगा और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यानी बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी के लिए भी आप यहाँ पर अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। जीआईसी एग्जाम के लिए बात की जाए तो यहाँ पर जीआईसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट में भी कॉम्बो ऑफर चलाया गया है, जिसमें आपका जो कॉमन पेपर है जीएस वाला, उसके साथ ही समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट भी देखने को मिलेगी। सिंगल अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर जीएस का मिल जाएगा, समाजशास्त्र का मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्बो ऑफर में चाहते हैं केवल समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स, तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड समाजशास्त्र के साथ प्रैक्टिस सेट और उसके नोट्स और साथ में जीएस का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं कॉम्बो ऑफर में, तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जीडीसी एग्जाम के लिए बात करें तो इसका भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, उसका जीके का यानी कि थर्ड पेपर का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ चुका है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी सेट का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और समाजशास्त्र के अगर नोट्स की बात करते हैं तो ये नोट्स सभी एग्जाम्स को देख कर तैयार किए गए हैं। सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। एंड यहाँ पर एक ये नया आया है, अभी ये समाजशास्त्र का नोट्स तैयार किया गया था जो कि सामाजिक विचारकों से संबंधित है, समाजशास्त्री है ना। आपने सभी बहुत से बच्चों ने कहा था कि समाज प्रमुख जो समाजशास्त्री हैं उनसे संबंधित नोट्स, थिंकर्स के नोट्स की डिमांड आई थी, तो ये नोट्स तैयार किए गए हैं। काफ़ी अच्छे हैं, आप चाहें जितने भी बच्चे हैं लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। बहुत से बच्चों को ये टेलीग्राम पर इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी, कम्युनिटी पर भी ये बताया गया था। तो आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, द लोकेशन ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? डी बेल, टर्नर, एच भाभा, यूबेक। यहाँ पर ऑप्शंस है। द लोकेशन ऑफ कल्चर, द लोकेशन ऑफ कल्चर ये किसकी है? यहाँ पर बताएं, आप सभी इसका जवाब दे, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यहाँ पर बताएं, द लोकेशन ऑफ कल्चर ये किसकी हो जाएगी? एच भाभा की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रिमिटिव कल्चर की बात करते हैं तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? टाइलर की। प्रिमिटिव कल्चर किसकी हो जाएगी? टाइलर की। द नेचर ऑफ कल्चर ये किसकी हो जाएगी? क्रोबर की पुस्तक हो जाएगी। द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है? क्रोबर की है। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक। इसी पुस्तक में इन्होंने कृषक समाज की बात की थी। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसी पुस्तक में पीजन सोसाइटी एंड कल्चर में कृषक समाज की बात की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शंस में पीटर एम्ब्लाउ, मिल्टन सिंगर, जॉर्ज रिट्जर, मैक्स वेबर यहाँ पर दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएं। सही यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा?
राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? पीटर एम ब्लाउ। ठीक है, पीटर एम ब्लाउ होगा। ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी पीटर एम ब्लाउ की पुस्तक है। यहाँ पर कुछ पीटर एम ब्लाउ की पुस्तकें बताई गई हैं, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, द डायनेमिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ है, और फिर इसके अलावा द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। ये सभी जो पुस्तकें यहाँ पर बताई गई हैं पीटर एम ब्लाउ की है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, बताएं नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हालांकि जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाह की जो अवधारणा है, किसने बात की थी? मैक्स वेबर ने की थी। अच्छा, सबसे पहले नौकरशाही इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको क्लासेस में बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डेविस मूर, एडम स्मिथ, एम एन श्रीनिवास। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया ये किसकी हो जाएगी? ये किसकी हो जाएगी? नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पर एम एन श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, एम एन श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय गांव की जो आत्मनिर्भरता है उसको मिथक बताया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता को, आत्मनिर्भरता मिथक है, मिथ है। ये किसका कहना है? श्रीनिवास का कहना है। ये भी आपको याद रखना है। और जाति व्यवस्था में गतिशीलता के लिए दो प्रक्रियाओं की बात की है इन्होंने। ठीक है, एक तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमीकरण। ठीक है, पश्चिमीकरण हो जाएगा, और संस्कृतिकरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? ऑप्शन है यहाँ पर कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस एंड जुथित ब्लैक, डबल डे, पीटर बर्जर। किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस, जुथित ब्लैक, डबल डे, पीटर बर्जर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स का है। डबल डे ने आहार सिद्धांत दिया है। जनसंख्या से संबंधित आहार सिद्धांत या डाइट थ्योरी किसकी है? डबल डे की है। यहाँ पर प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या किंग्सले डेविस एंड जुथित ब्लैक द्वारा की गई है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर। यहाँ पर दिया गया है विकल्प, बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर समनर हो जाएगा। ठीक है, समनर ने संस्था की अवधारणा भी दी है, या संस्था के उद्विकास, इस तरह से अगर पूछा जाता है तो भी आपको बताना है कि ये किसका है? समनर के द्वारा दी गई है। होम्स की बात करें तो उन्होंने मानव समूह की अवधारणा दी है। ठीक है, मानव समूह की अवधारणा, मानव समूह की अवधारणा किसकी दी है? होम्स के द्वारा दी गई है। पार्सन्स ने संस्थाकरण की बात की है। ठीक है, संस्थाकरण, ये कॉन्सेप्ट पार्सन्स का है। और द्वितीयक संस्था, ठीक है, द्वितीयक संस्था की भी अवधारणा पार्सन्स के द्वारा दी गई है। इसे भी आपको बात याद रखनी है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर मानव घटनाओं के आंकड़े, जीवित लोगों के संस्मरण, इतिहासकारों के संस्मरण, मानव शरीर के आंकड़े। मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर जीवित लोगों के संस्मरण होगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने सुझाव दिया कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है? जॉर्ज सिमेल, लोई, मैकेवर, टर्नर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समुदाय वर्ग का समानार्थी है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोई हो जाएगा, ठीक है, लोई हो जाएगा। और यहाँ पर विकल्प में आप देख रहे हैं समुदाय भी दिया गया है, ठीक है, समुदाय भी यहाँ पर दिया गया है। तो समुदाय के आधार मैकेवर ने किसे बताया था? समुदाय का जो आधार है ये मैकेवर के द्वारा कितने बताए थे? 2 आधार बताए गए थे, ठीक है। ये 2 आधार कौन कौन से हैं? एक तो इन्होंने स्थानीयता को बताया था, ठीक है, स्थानीयता बताया था, और दूसरा इन्होंने सामुदायिक भावना बताया था। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? दूसरा यहाँ पर सामुदायिक भावना हो जाएगा। स्थानीयता और सामुदायिक भावना, ये समुदाय के 2 आधार इन्होंने बताए थे। और अगर बात आती है समुदाय के प्रकार की, ठीक है, प्रकार कितने बताए हैं मैकेवर ने? प्रकार भी पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने 3 तरह के प्रकार की बात की थी समुदाय के। एक तो ग्रामीण समुदाय है, ठीक है, ग्रामीण समुदाय। दूसरा नगरीय समुदाय है, ठीक है, नगरीय समुदाय हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय समुदाय, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रीय समुदाय। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ये इनका मैकेवर का पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? यहाँ पर देखकर बताएं कब किया गया था? 2001 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? कौन सा सिद्धांत है? जनसंख्या में वृद्धि के विकास के चरणों से जोड़ता है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत दिया किसके द्वारा है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, किसने कहा है कि वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों ही सम्मिलित है? वॉलेस्टिन, गिडेंस, रॉबर्टसन, लियोटार्ड, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है, ये किसका कहना है? समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था वैश्वीकरण का? किसने किया था? रॉबर्टसन ने किया था। 1992 में 1992 में समाजशास्त्र में सबसे पहले वैश्वीकरण का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्टसन के द्वारा किया गया है। रॉबर्टसन वैश्वीकरण के जनक है, ठीक है, ये वैश्वीकरण के जनक हैं, ठीक है, वैश्वीकरण के ये जनक है। इन्होंने ही सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का प्रयोग समाजशास्त्र में किया था, इस वजह से ये इसके जनक माने जाते हैं। वॉलेस्टिन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वॉलेस्टिन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत वॉलेस्टिन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है वॉलेस्टिन का, तो इसे भी आपको याद रखना है। वॉलेस्टिन ने क्या कहा था कि पूंजीवाद का जो विस्तार और समृद्धि है वो ही वैश्वीकरण है। ये भी आपको बात याद रखनी है, वॉलेस्टिन के द्वारा जो कही गई थी ये स्टेटमेंट में आ सकता है। पूंजीवाद का विस्तार व समृद्धि क्या है? ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, ठीक है, इसे आपको याद रखनी है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? वॉलेस्टिन के द्वारा कही गई है, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो यहाँ पर क्या होगा? वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों ही सम्मिलित है, ये किसका कहना है? रॉबर्टसन का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गिडेंस यहाँ पर दिए गए हैं तो इनका भी याद रखेंगे आप कि आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को माना था, ठीक है। इन्होंने आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है, ठीक है, आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, जिसे भूमंडलीकरण कहते हैं, ठीक है। और चूंकि इन्होंने आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को बताया था तो इस वैश्वीकरण के इन्होंने चरण भी बताए हैं, ठीक है। चरण भी इनके द्वारा, या अगर हम कहें कि तत्व की अगर हम बात करें तो ये बताए हैं 4, ठीक है। ये 4 कौन कौन से हैं ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। एक तो इन्होंने पूंजीवाद को बताया, ठीक है, एक पूंजीवाद हो जाएगा। दूसरा अंतर्राज्यीय संबंध हो जाएगा, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यवस्था कहें या हम संबंध कहें, ठीक है। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, सैन्य व्यवस्था एक हो जाएगी। और फिर लास्ट हो जाएगा उद्योगवाद, ठीक है, क्या हो जाएगा? उद्योगवाद हो जाएगा। तो ये जो 4 तत्व हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? ये गिडेंस के द्वारा बताए गए हैं, एंथोनी गिडेंस के
द्वारा बताया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कृषक समाज के लक्षण होते हैं, यहाँ पर 4 दिए गए हैं विकल्प में: सजातीयता, पारिवारिक श्रम, अल्प राजनीतिक मूल्यांकन, विशिष्ट श्रम विभाजन। अब इसमें से कौन से कृषक समाज के लक्षण हैं, ये आपको बताना है। कृषक समाज का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दी गई है, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड का ये कॉन्सेप्ट है। और इन्होंने कृषक समाज किसे कहा था? इन्होंने कहा था जब हम रूरल सोसाइटी से, यानी कि जब हम ग्रामीण समाज से, जब हम जनजातीय समाज यानी कि ट्राइबल सोसाइटी को जब हम अलग कर देते हैं, तो जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग होता है उसको इन्होंने क्या कहा था? कृषक समाज कहा था। ठीक है, तो इस तरह से भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट समाज की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, कृषक समाज शब्द का प्रयोग न करके अवशिष्ट समाज शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है कि ये कॉन्सेप्ट है किसका, ये अवधारणा किसकी है। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। और अच्छा, इन्होंने किस पुस्तक में रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया है? पुस्तक का नाम क्या है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछ ली जाती है। 1956 में ये पुस्तक इनकी आती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सजातीयता, पारिवारिक श्रमिक और अल्प राजनीतिक मूल्यांकन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है? हेल्ड, ओहेम, हर्स्ट, थॉमसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है, ये किसका कहना है? यहाँ पर ओहेम हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक, जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक है, राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं। निम्न में से किसने परंपरा के आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? ऑप्शन है यहाँ पर एडवर्ड शील्ड्स, फायरस्टोन, रुडोल्फ जेमसन, फेडरिक। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा रुडोल्फ। ठीक है, और रुडोल्फ की पुस्तक है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन किसकी है? रुडोल्फ की है, ये तर्क रुडोल्फ का है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी अवधारणा देरिदा ने नहीं दी? सांस्कृतिक पूंजी, परावाक, उन्मुक्ता, विसंरचनावाद और विभेद। कॉन्सेप्ट देरिदा का नहीं है, यह पूछा जा रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक पूंजी की बात किसने की थी? बोर्दियो ने की थी। ठीक है, बोर्दियो का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बोर्दियो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, बोर्दियो की अगर हम बात करें तो उन्होंने पूंजी या संपत्ति के कितने प्रकार बताए थे? 4 बताए थे। ठीक है, 4 तरह की पूंजी या संपत्ति की बात की थी। एक तो आर्थिक हो जाएगा, आर्थिक पूंजी हो जाएगा। दूसरा सामाजिक पूंजी हो जाएगा, सामाजिक पूंजी या संपत्ति। तीसरा सांस्कृतिक हो जाएगा, सांस्कृतिक पूंजी या संपत्ति। और चौथा यहाँ पर हो जाएगा प्रतीकात्मक। ठीक है, चौथा यहाँ पर क्या होगा? प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति होगा। ठीक है, ये एग्जाम से पूछा जाता है कि किस पूंजी या संपत्ति की बात बोर्दियो ने की है या किसकी बात नहीं की है। इसके अलावा बोर्दियो का ये भी आपको याद रखना है, वर्ग संस्कृति की बात भी बोर्दियो द्वारा की गई है। ठीक है, वर्ग संस्कृति की बात भी बोर्दियो ने की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है? मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? धर्म और जादू को पवित्र कहा है, विज्ञान को अपवित्र कहा है। किसने कहा है? मेलानोव्स्की ने। ठीक है, मेलानोव्स्की होगा। दुर्खीम केवल धर्म को पवित्र कहते हैं। ठीक है, दुर्खीम के लिए क्या है? धर्म पवित्र है और जादू, ठीक है, मैजिक और जो साइंस है, विज्ञान है, इसको दुर्खीम क्या कहते हैं? अपवित्र कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और अगर हम मेलानोव्स्की की बात करें तो इन्होंने 2 तरह के जादू की बात की है। एक तो सफ़ेद जादू है, ठीक है, सफ़ेद जादू है, वाइट मैजिक है। एंड दूसरा जो है टाइप इसका ब्लैक मैजिक है, काला जादू। सफ़ेद जादू का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करना है। ठीक है, कल्याण की भावना
जुड़ी होती है, दूसरों की भलाई के उद्देश्य के लिए जो किया जाता है मैजिक जादू, उसको सफ़ेद जादू कहा। और जो ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है, इसका उद्देश्य होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचाना। ठीक है, तो ये जो दो टाइप्स हैं सफ़ेद और काला जादू का, ये किसने बताया है? मैलोनोवस्की ने बताया। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार, ऑप्शन है यहाँ पर, बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो, अनुभूति पर आधारित हो, या फिर उपयुक्त, यहाँ पर सभी सही होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है, ये यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम नहीं है? परिवार, समूह, विद्यालय और पुलिस यहाँ पर दिया गया है। समाजीकरण का माध्यम नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पुलिस नहीं होगा। ठीक है, पुलिस नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। समाजीकरण की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, ये क्या चलेगी? जीवन प्रयत्न चलेगी प्रक्रिया, ये भी आपको बात याद रखनी है। ठीक है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? गतिशील प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी आपको बात याद रखनी है। और इसके अलावा एक प्रश्न आता है इसकी प्रारंभिक अवस्था का, कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था क्या होती है समाजीकरण की? बाल्यावस्था होती है। ठीक है, बाल्यावस्था होती है समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है तो आपको ये याद रखना है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था होती है, ये महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और ध्यान रखिएगा कि बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है, उस समाज के जो मानक होते हैं, मूल्यदंड होते हैं, उनको आत्मसात करना ही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। व्यक्ति दूसरे समूह, दूसरे समाज के जो मानदंड है, मूल्य हैं, उनको जब आत्मसात करेगा तो वो समाजीकरण नहीं कहलाता, बल्कि वो समाजीकरण कहलाएगा जिसका वह समाज में सदस्य है। ठीक है, जिस समाज का वो मेंबर है, सदस्य है, उसके जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनको जब आत्मसात करेगा तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समाजीकरण की कहलाएगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक परिवर्तन के निम्न सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? जूलियन स्टीवर्ट, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन यहाँ पर दिया गया है। अलग पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जूलियन स्टीवर्ट हो जाएगा। ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुरेखीय उद्विकासवाद में इनका नाम आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है परिवर्तन का कौन, और ये सभी रैखिक वाले में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? उद्विकास, द्वंदात्मक, चक्रीय या फिर प्रगतिशील? यहाँ पर सही हो जाएगा उद्विकास, द्वंदात्मक। ठीक है, सॉरी, द्वंदात्मक होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना? रॉबर्ट ए डहल, पैरेटो, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को जनता के लिए अफीम बताया था। इनका कहना था कि मानव अपना इतिहास खुद बनाता है, स्वयं बनाता है, और व्यक्ति को वर्ग की उपज बताया था। आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स आते हैं। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष को महत्वपूर्ण इन्होंने माना था। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण तत्व इन्होंने वर्ग संघर्ष को बताया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु पूछा गया है, कब हुई थी? जन्म कब हुआ था? 19 जनवरी 1798 में। ठीक है,
1798 में इनका जन्म होता है। मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1857 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स। ज्ञान के विकास के 3 स्तर किसके द्वारा दिया गया है? ये कॉन्सेप्ट अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इन्होंने 3 जो स्तर बताए थे, पहला क्या होगा? धार्मिक, ठीक है, धार्मिक स्तर हो जाएगा या धार्मिक आप नियम कहें। दूसरा यहाँ पर तात्विक हो जाएगा, तात्विक स्तर। और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षवादी स्तर हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यक्षवादी स्तर हो जाएगा। ये 3 बताए हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने समाज को 3 भागों में विभाजित किया? सैनिक, विधिक और औद्योगिक समाज। स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, जोन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सैनिक, विधिक और औद्योगिक समाज पूछा जा रहा है। ये क्लासिफिकेशन किसका है? अगस्त कॉम्ट का है, ठीक है, अगस्त कॉम्ट का है। स्पेंसर ने 2 बताए थे, ठीक है, सैनिक या शिकारी समाज, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा इन्होंने औद्योगिक बताया था। यहाँ पर देखिए प्रश्न में 3 पूछा जा रहा है। तीसरा यहाँ पर विधिक समाज बताया गया है और ये अगस्त कॉम्ट द्वारा बताया गया है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दोगुनी यौगिक और त्रिगुणी यौगिक के रूप में किसने किया? मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? मानव विकास के 3 चरण मॉर्गन ने बताए थे। एक तो इन्होंने जंगली बताया, ठीक है, दूसरा इन्होंने बर्बर बताया और तीसरा इन्होंने सभ्य बताया था, ठीक है। यह मानव विकास के 3 चरण इन्होंने बताए थे और यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी होगा, स्पेंसर, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दुर्खीम का क्या है? सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ये किसका है? ये दुर्खीम का है। ये दुर्खीम ने समाज के प्रकार ये बताए थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया? पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स एंड इंट्रैक्शन प्रोसेस, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंट्रैक्शन प्रोसेस। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों की बात कर रहे हैं। द डिवीजन ऑफ पार्सन्स के बारे में पूछा जा रहा है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये किसकी है? दुर्खीम की है, ठीक है, ये किसकी है? दुर्खीम की है। द सोशल सिस्टम ये पार्सन्स की है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? ये दुर्खीम की हो जाएगी, ठीक है। और फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंट्रैक्शन प्रोसेस ये पार्सन्स की है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। द सोशल सिस्टम है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, आदर्शात्मक नियंत्रण की दृष्टि से पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन एक क्रम क्रिया व्यवस्था के अंतर्गत उपव्यवस्थाओं का सही क्रम है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था और व्यवहारात्मक उपव्यवस्था होगा। बी यहाँ पर सही होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है? यहाँ पर ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, दुर्खीम, पार्सन्स। श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, ये किसका कहना है? यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा, ठीक है, दुर्खीम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार भारत एक भौगोलिक नाम या प्राकृतिक भूखंड मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी शरीर धारणी देवी तथा शक्तिमयी माँ है जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही है, उनका पालन पोषण करती रही है? विकल्प में यहाँ पर महात्मा गांधी, AR देसाई, श्री अरबिंदो और मनु यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर
अरविंद घोष होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन अहमवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और सुझाव देते हैं कि मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना उचित है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, श्री अरविंदो, भगवान दास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेकानंद हो जाएगा। विवेकानंद, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चार्ल्स कुले, समनर, भगवान दास, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? भगवान दास। द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी हो जाएगी? भगवान दास की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर केवल पूछी जाती, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर केवल पूछी जाती, जो कि 1909 में आती है पुस्तक, ये कूले की है, जिसमें उन्होंने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।